नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। हम एनसीईआरटी एनालिसिस कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके जो है शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहेंगे तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। प्लस हम मैराथन भी लेकर के चल रहे हैं तो वहाँ पर भी एक टॉपिक एक दिन में कवर किया जा रहा है और सारे टॉपिक जो है कवर कर लिए जाएंगे जल्दी ही। तो आप जो है सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, यानी कि अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस क्या है थोड़ा सा लंबी जा रही हैं। तो टाइम तो हमारा मैराथन का वैसे तो 8:30 PM है, लेकिन क्या होता है लंबी वीडियो के चक्कर में ये वीडियो जो है लेट हो जाती है और ये रात तक पब्लिश होती है, या फिर आज जैसे रात में भी नहीं हो पाई तो मॉर्निंग में इसको मैंने पब्लिश किया। सुबह 7-8 बजे के करीब मैंने इसे पब्लिश किया था। तो आप जो है नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि जब भी वीडियो यहाँ से निकले तो आपको वो मिल जाए। सारे कंटेंट जो है इम्पोर्टेंट निकल रहे हैं। और हम एनसीईआरटी सीरीज़ में ये जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है इसका पीडीएफ फॉर्म में नोट्स जो है आप टेलीग्राम में ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और पोलपाथ के नाम से है। कई लोग कह रहे हैं कि टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा, लेकिन वो ओपन हो रहा है क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ओपन हो रहा है तभी तो ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैम टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा, लेकिन वो हो रहा है। आप ठीक से ट्राई कीजिए, होगा, वो ओपन होगा। सारे नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम में मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन में बाकी की प्लेलिस्ट लगी हुई है सभी एनसीईआरटी प्रैक्टिस की। एनसीईआरटी जो ये चैप्टर एनालिसिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस की, कोर्स वीडियोज़ की सारी प्लेलिस्ट वहाँ लगी हैं, तो आप उसको चेकआउट करें वहाँ से। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम विश्व राजनीति पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में हमने युद्ध और संधि की बातें की, राजशक्ति के उत्थान और पतन की चर्चा हुई, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात हुई, कौन से गरीब देश हैं, कौन से अमीर देश हैं, किनकी क्या ज़रूरतें हैं, सारी बातें हमने गरीबी अमीरी पर भी बातें की। अब हम वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की बातें करेंगे, यानी कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अब आप कहेंगे कि इस राजनीति में जो है पर्यावरण का क्या काम, या ये तो भूगोल का विषय है या टॉपिक है, लेकिन जब पर्यावरण जो है इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि वहाँ से लोगों को जो है हानि होने लगती है, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, पूरे विश्व को वहाँ से जो है नुकसान पहुँच रहा है, पूरा विश्व जो है खतरे में हो गया है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सब हैं। तो जब मुद्दे इतने बड़े हो जाते हैं तो इनका समाधान जो है राजनीतिक स्तर पर ही मिलता है। तो ये मुद्दे जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं इतने बड़े हो गए हैं कि अब जो है ये राजनीति का टॉपिक बन चुके हैं। तो हम देखेंगे वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। तो हम यहाँ से देखेंगे, चलिए देखते हैं। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता कब से शुरू होती है? 1960 के दशक के बाद से राजनीति चरित्र ग्रहण किया इसने, जो यानी 1960s के दशक में इसने जो है उसका पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं इन्होंने राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया, यानी कि राजनीति में इनका प्रवेश हो गया। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में आता है। क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ, इसको ऑफ बोलते हैं, आप भी बोल सकते हैं। तो क्लब ऑफ रोम क्या है, जो है 1972 में क्या करती है कि लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे। और एक ये भी माइंड में रखेंगे कि जो है ये जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं ये कब से राजनीतिक चरित्र में आते हैं, यानी कि राजनीति में कब से इनका जो है ध्यान दिया जाने लगता है। तो ये 1960 के दशक के बाद, अगर हम 1960 की बात कर रहे हैं, 1960 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है 61 से 69। तो 1960 के दशक के बाद, तो यानी कि 19 बाद, यहाँ पर बात हो रही 1960 के दशक के बाद, यानी कि इस जो है ये टाइम लाइन है इसके बाद। तो और फिर क्या हुआ है कि क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ
शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशों को बड़ी खूबी से बताती है कि कैसे जो है जनसंख्या बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधन विनाश की ओर जा रहे हैं और दुनिया की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो ये सब बताती है कि इसमें लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ बढ़ने की लिमिट्स टू ग्रोथ इसमें बता रही है। और आगे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए। फिर इनको क्या हुआ कि जब ये 1960 के दशक के बाद से जब ये पर्यावरण मुद्दे राजनीति में आने लगे तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनने क्या किया कि सम्मेलन कराया किस पे, पर्यावरण पर इनकी सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो देखिए जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो दी जनेरियो में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। तो आप इसको जो है ब्राज़ील का, इसको रियो सम्मेलन भी बोला जाता है, रियो सम्मेलन भी बोला जाता है शॉर्ट में, जो कि ब्राज़ील के रियो दी जनेरियो में हुआ था। और इसे पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मेलन था और इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगम ने भाग लिया था। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये होता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, तो 1992 में होता है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे हम। इस सम्मेलन में 5 साल पहले जो ये सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, तो इससे 5 साल पहले यानी कि 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से क्या हुआ, बर्डलैंड रिपोर्ट छपी थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। तो रिपोर्ट में ये चिताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे, यानी कि ये तरीके हैं ये टिकाऊ साबित नहीं होंगे, यानी कि विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा क्योंकि बहुत जल्द जो है संसाधन सारे समाप्त हो जाएंगे और विकास जो है रुक जाएगा। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए कुछ बचेगा भी नहीं। तो ये टिकाऊ नहीं है, यानी कि ये लंबे समय तक चलने वाले नहीं हैं, ये ठप हो जाएंगे। जिस तरह से दिन रात इनका शोषण हो रहा है, इतने भारी उसमें इनका शोषण हो रहा है, तो ये टिकाऊ नहीं है, ये जल्दी ही सब नष्ट हो जाएंगे और डेवलपमेंट जो है, जो ये आर्थिक विकास है, ये जो है रुक जाएगा। ऐसा इन्होंने बोला। किसने, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक था बर्डलैंड रिपोर्ट में जो छपी थी। तो 2 चीज़ें यहाँ हो गई कि एक तो रियो सम्मेलन कब हुआ, 1992 में हुआ, इसे पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। इसमें 170 देश शामिल हुए थे। और ये दूसरा क्या था, ये क्लब ऑफ रोम ने क्या लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की एक पुस्तक छपी थी, जिसमें जो 1972 में छपी थी। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है और उसके बाद आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में ये जो आती है बर्डलैंड रिपोर्ट जो है, ये बर्डलैंड रिपोर्ट ये होती है और ये आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक इसका होता है। इसमें बताते हैं कि विकास जो चालू तौर विकास है, आर्थिक विकास, ये टिकाऊ नहीं है। आगे जो रियो सम्मेलन होता है, यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन होता है, इसमें जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता और वानिकी यानी कि वनों से संबंधित इन सब में कुछ नियमाचार यानी कि कुछ नियम जो है निर्धारित किए गए हैं। इसमें क्या है, एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए, यानी कि इसमें 21 जो रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं, एजेंडा 21 के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें जो है और इसमें क्या होता है, इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयाँ बनी रहीं। सम्मेलन में इस बात पर सहमत बने कि आर्थिक वृद्धि का ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा। जो आवर कॉमन फ्यूचर में क्या बताया था कि ये जो विकास है ये टिकाऊ नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि टिकाऊ विकास कैसे किए जाए, उनका तरीका बताया गया। और लेकिन समस्या यह आई कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाए। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि 21 जो एजेंडा है उसका झुकाव पर्यावरण संरक्षण की ओर
ना होकर, मतलब उधर कम होकर के आर्थिक वृद्धि की ओर ज़्यादा है। तो जो पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दे हैं वो ये हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध के लोग हैं ये क्या है, काफ़ी ये औद्योगिक के मतलब औद्योगिक रूप से ये विकसित देश हैं और इन्होंने जो है पोल्यूशन अच्छे से बढ़ा लिया है और अभी भी इनकी प्रति व्यक्ति आय जो प्रति व्यक्ति पोल्यूशन उत्सर्जन की जो है क्षमता इनकी, मतलब प्रति व्यक्ति जो पोल्यूशन उत्सर्जन करता है वो ऑन एन एवरेज 3 पॉइंट समथिंग है और जबकि हमारे यहाँ भारत में 0.9 है। तो इतना ज़्यादा अंतर है, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने जो है कुछ क्योटो प्रोटोकॉल बनाए, कुछ चीज़ें बनाई। तो इसमें क्या हुआ कि जो दक्षिणी गोलार्ध के लोग थे ये आपस में एकजुट होकर इन्होंने बोला कि भाई जो है पोल्यूशन तो आपने फैलाया है, उत्तरी गोलार्ध के लोग जो हैं, जो कि औद्योगिक देश हैं, तो आप ही ज़्यादा इस मामले में जो है क्या करेंगे, उत्सर्जन को अपने जो कम करेंगे। हम लोग तो हमने उतना फैलाया भी नहीं और अभी हम विकास की प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो हम इतना कैसे रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं और हमारे पास संसाधन भी कम हैं। ये सारी बातें रखी गई। तो उत्तरी गोलार्ध क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध जो है ये कहता है कि आर्थिक विकास हो और पर्यावरण के प्रबंधन, इस पर जो इसका जोर दे रहा है। लेकिन जो दक्षिण गोलार्ध है ये क्या कहता है कि ये जो दक्षिण गोलार्ध है ये क्या कहता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण प्रबंधन किए जाएं। और लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है, जो विकसित देश हैं, ये कहते हैं, इनकी चिंता क्या है कि ओजोन परत और वैश्विक ताप वृद्धि, ये सब इनकी चिंताएं हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना विकास कर लिया है। तो अब ये सोचते हैं कि अब इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। लेकिन जो विकासशील हैं उनको तो अपना, विकासशील देशों को अपना विकास करना है, तो उनके सामने वो भी समस्या है। तो ये बातें इसकी जो है, इसमें मेन विवादित मुद्दे यही हैं। और आगे हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि साझी संपदा जो होगी उन संसाधनों को कहते हैं साझी संपदा, और जो होगी तो उसे क्या होगा कि सभी जो है विश्व के सभी लोग जो है उसका रखरखाव करेंगे, उसका ध्यान रख के जो है अपना काम करेंगे। और साझी संपदा किसे कहा गया है? उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। तो साझी संपदा उन्हें कहते हैं कि जिन पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उन्हें वैश्विक संपदा भी कहा जाता है। इसमें जैसे कि स्वच्छ जलवायु और जो होता है हमारा अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वो भी इसी में आता है। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ये सब वैश्विक संपदा है, यानी किसी एक की जो है विरासत ना हो करके मानवता की, यानी पूरे मानवता की, पूरे विश्व की साझी विरासत इनको कहा जाता है इनको। और इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, देखिए वही बात आ गई, वायुमंडल यानी कि, और अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका है ये सबसे ठंडा प्रदेश है, और समुद्री सतह आ गई, और बाहरी अंतरिक्ष ये शामिल है। देखिए 4 चीज़ें इसमें शामिल हैं जो मानवता की साझी विरासत है, यानी कि जो पूरे विश्व की विरासत है। तो इसमें वायुमंडल आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगी, और समुद्री सतह आ जाएगा, बाहरी अंतरिक्ष, ये 4 चीज़ें शामिल है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि सभी के अपने अपने वहाँ पर दांव पेच हैं, सभी के अपने अपने हित हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये सब चीज़ें कायम करना बहुत मुश्किल है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते, जैसे अंटार्कटिका संधि हुई है, ये 1959 में हुई थी। मॉन्ट्रियल न्यायाचार जो प्रोटोकॉल 1987, और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार यानी कि 1991 में ये सब जो है हो चुके हैं, यानी कि ये सारे प्रोटोकॉल बनाए जा चुके हैं। उसके बाद भी विवाद जो है समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रोटोकॉल बन जाते हैं और लेकिन उनको फॉलो करना वहाँ पर जो है वो चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होती हैं। पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। आगे जो 1992 में हुए जो पृथ्वी सम्मेलन में ये एक तर्क मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां का सिद्धांत दिया गया। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, इसका क्या मतलब है? साझी
परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ। तो जब 1992 का रियो सम्मेलन होता है तो इसमें क्या होता है कि ये बात रखी, जो विकासशील देश होते हैं वो कहते हैं भाई हमने तो उत्सर्जन जो है, पोल्यूशन का उत्सर्जन ज़्यादा किया नहीं है और अभी भी हमारा उतना नहीं है आपके बराबर, और हम विकास कर रहे हैं, तो हमें तो विकास हमारी एक ज़रूरत है, हमें गरीबी से लड़ना है, विकास करना है अपने देश का, तो हम तो नहीं इतना कर सकते रिस्ट्रिक्ट अपने आप को। और फिर दूसरी बात, पोल्यूशन तो आपने बढ़ाया है, आप इतने सालों से जो है, सदियों से आप वो कर रहे हैं, पोल्यूशन को बढ़ाए चले जा रहे हैं, अपने देश का विकास किया है, तो सारा पोल्यूशन तो आपके यहाँ से ही आ रहा है। तो इस पे जो है आप जो है ज़्यादा आप अपना ध्यान रखेंगे, आपने जो है उत्सर्जन को, अपनी जो वहाँ की जो गैस उत्सर्जित हो रही जिस चीज़ों से, तो उसमें जो है कमी लाएंगे, उनको चेंज करेंगे, नौ तकनीक से चेंज करेंगे या फिर कैसे भी करके उनमें कमी आप लाएंगे। और तो जो ये उत्तरी गोलार्ध के लोग थे, फिर इन पे जो है बात होती है और ये सहमति देते हैं कि ठीक है, हमारी साझी जिम्मेदारियां होंगी, साझी जो है संपदा है, लेकिन जिम्मेदारियां क्या है, अलग अलग। साझी जिम्मेदारियां हैं लेकिन अलग अलग कैटेगरी की होंगी। क्यों? जो उत्तरी गोलार्ध के लोग हैं तो ये क्या करेंगे, ये इन्होंने ज़्यादा उत्सर्जन कर लिया है, अपने देश का विकास भी कर लिया है, तो ये अब इनका ध्यान ज़्यादा रहेगा कि ये कम उत्सर्जन पर अपना फोकस करें। कैसे करेंगे वो देखें, तकनीक के थ्रू करेंगे या फिर और चीज़ें हैं तो उसके थ्रू करेंगे। तो और ये जो विकासशील देश हैं, ये जो है अपने देश का विकास करने के साथ साथ जो है थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देंगे कि जो है उत्सर्जन कम हो। तो इनकी जिम्मेदारियाँ अलग अलग है, यानी उत्तरी गोलार्ध की जिम्मेदारियाँ जो हैं ज़्यादा हैं और दक्षिणी गोलार्ध जो विकासशील देश हैं ज़्यादातर, तो उसकी जो है जिम्मेदारियाँ कम हैं। तो ये हो गई साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ, यानी कि विकासशील देशों की अलग जिम्मेदारियाँ हैं और विकसित देशों की जिम्मेदारियाँ अलग हैं, ज़्यादा हैं। ये है बात, इसका जो है मतलब ये निकलता है। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये जो है कब होता है, 1992 में ये होता है। और इसमें भी कहा गया था कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। या अपक्षय मतलब जो उसको नुकसान पहुंचाया है, तो अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी, जितना उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है उसी रेशियो में अब वो उसको जो है उसकी सुरक्षा के प्रयास भी करेंगे। तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो विकसित देश हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारियां ज़्यादा बनती हैं, दक्षिणी की कम बनती हैं। तो ये कब कहा गया था, UNFCCC यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ था 1992 में, इसमें भी यही बात स्वीकार की गई थी। अब ये जो गैस उत्सर्जन होते हैं, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग के इन सब चीज़ों के जो ये गैसेस होती हैं, तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैस के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि, यानी जिसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं आप, में इनकी कोई ना कोई भूमिका है। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना विश्व का तापमान जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो विश्व का तापमान बढ़ता है। तो ये जो है बता रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये कुछ ऐसी गैसें हैं कि जिनका ये ग्लोबल वार्मिंग में इनका रोल है ही, मतलब इनका रोल काफ़ी है। तो आगे है, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल कब आता है, 1997 में आता है। रियो सम्मेलन होता है 1992 में, उसके बाद आता है। तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल कब आता है, 1997 में आता है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर इस पर 2002 में किए हैं और इसका अनुमोदन किया है। मतलब इसको माना भी है कि जो जितना उससे हो पाएगा उतना करेगा, अपने देश को जो है विकास की राह पर ले जाते हुए ये इसके प्रोटोकॉल की यानी इसके नियमों को जो है मानेगा। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है। यानी कि ये जो भारत, चीन और जितने भी विकासशील देश हैं, इनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है।
क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। तो इनका कुछ खास योगदान नहीं था उस समय, ये तो खुद ही जो है बहुत इनका जो है विकास या औद्योगिकरण बहुत बाद में शुरू हुआ है। आगे देखेंगे, जो 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई, इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है। ये हुआ क्यों? क्योंकि अब कुछ जो है विचारक हैं उनका मानना हो रहा है कि जैसे भारत, चीन और ब्राज़ील, ये सब देश क्या है कि अब ये इन्होंने जो है औद्योगिकरण के दौर में काफ़ी आगे निकल गए हैं और ये इनका भी गैस उत्सर्जन जो है ज़्यादा हो रहा है, तो इनको भी अब क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ले लेना चाहिए। तो 2005 में भारत ने साफ कर दिया, जब ग्रुप 8 की बैठक हुई थी, इसमें साफ कर दिया कि विकासशील देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है, यानी कि अभी भी इतना विकास होने के बाद भी कम है, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि 0.9 जो है भारतीयों की है प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की दर, जो ग्रीन हाउस गैसों की है प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर कितनी है, 0.9 है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश हैं, उनकी 3.8 है, समथिंग ऐसी है। अभी उसको हम आगे देख लेंगे, कहीं पर हमने डाला होगा। तो इसको जो है इस बात को भारत ने जो है मानने से मना कर दिया, उसमें जो है उसको अनुमोदन नहीं दिया, बोला कि ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि अभी हमको आप अपनी कैटेगरी मत रखिए, हम अभी भी आपसे बहुत पीछे हैं। प्रति व्यक्ति गैस उत्सर्जन में जो गैस हो रही है उत्सर्जित, वो अभी भी हम आपसे बहुत पीछे हैं। 2030 के आसपास 1.6 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है भारत की। तो ऐसा जो है इन्होंने बोला। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार यानी कि UNFCCC के अंतर्गत चर्चा चली कि तेज़ी से औद्योगिक होते देश, वही बात आ गई जो मैं बता रही थी, जैसे ब्राज़ील, चीन और भारत, ये नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें, यानी कि इनको भी जो प्रोटोकॉल था, यानी कि जो ये क्योटो नियमाचार थे, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं के अंदर इनको भी ले लिया जाए, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ये कम करें। लेकिन इस मामले में भारत का स्टैंड क्या है कि वो इस बात को खिलाफ है, कहता कि नहीं भाई, अभी हम इस जो है इस क्राइटेरिया में हमको अपनी क्राइटेरिया में मत रखो, अभी हम आपसे बहुत पीछे हैं। और उसका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयद करना अनुचित भी है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के जो औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह कितना रहेगा, 1.6 टन प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। प्रति व्यक्ति गैस जो कार्बन उत्सर्जन है वो हो जाएगा कितना, 1.6। तो ये 3.8 है, देखिए अभी इनका तो 1.6 रहेगा, तब भी कम ही रहेगा। तो अभी कहाँ हमको, और अभी तो हमारा 2000 में 0.9 था, चलिए एक रख लेते हैं, 1 पॉइंट रख लेते हैं, तो अभी हम बहुत पीछे हैं और हम जो है भारत जो है इस बाध्यता को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने क्या किया है, लेकिन फिर भी भारत जो है इस जो है पर्यावरण सुरक्षा में अपने जो है महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जैसे कि अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है और 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, 2001 में ऊर्जा संरक्षण जो है अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2001 में हुआ है। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें। जो विकसित देश हैं वो क्या करें कि जो विकासशील देश हैं उनके लिए वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी, यानी कि जो ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराए जिससे कि जो है ये कार्बन यानी कि पोल्यूशन कम हो। तो ऐसी तकनीक किसके हैं, जो ये विकसित देश हैं इनके पास है। तो ये इस तरह की प्रौद्योगिकी जब या इस तरह की तकनीक मुहैया कराएगा
तो भारत और जितने भी विकासशील देश हैं वो सब जो है उस तकनीक को यूज करके कम गैस का उत्सर्जन, जो कार्बन है उसका उत्सर्जन कम करेंगे। तो ऐसा ये बता रहा है कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें तथा विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। तो वो ये भी कह रहा कि भाई हमें जो है स्वच्छ तकनीकी बता दो, दे दो हमें, तो हम जितने भी विकासशील देश हैं तो उस तकनीकी का जो है यूज करके हम जो ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है इसकी हम जो ये नियम है उसको भी हम पूरा करेंगे। लेकिन भाई हम अपना विकास तो रोक नहीं सकते, हम अपना विकास भी करेंगे, आप हमें स्वच्छ तकनीक दे दो, हम उसका यूज करके अपना विकास भी करेंगे, साथ में पर्यावरण को बचाने के जो है सुरक्षा के लिए पूरे कदम उठाएंगे, जितना कि जो ये कन्वेंशन में क्लाइमेट चेंज के कन्वेंशन में बातें हुई हम सारा फॉलो करेंगे हम विकासशील देश। तो भारत का ये भी मानना है कि दक्षिण जो है सार्क जितने भी जो दक्षिण एशियाई देश का जो एक संगठन है, तो ये सभी मिलकर के क्या है, ये सभी मिल कर के और पर्यावरण के मसले हैं उन पर एक समान राय बनाए, ताकि जो है इनकी आवाज़ है उसकी, इन सभी की आवाज़ एक हो जाए, यानी कि एक सुर में ये सभी अपनी आवाज़ उठाएं तो इनकी आवाज़ में वजन हो सके, यानी कि जो ये डिमांड कर रहे हैं तो ये सब बातें वहाँ पर मानी जाएं। यानी कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी दो, और अगर नहीं दे पा रहे हो या तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी दो हमें, तब हम उस क्राइटेरिया में सारी प्रतिबद्धताओं को मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो इन बातों की यानी कि हमारी बातें वहाँ पहुँचें, उनको जो है कंसीडर किया जाए, इसके लिए सारे जो है दक्षिण एशियाई देश मिलकर के एक सुर में बातें करनी चाहिए, ये भारत का मानना है। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में चला। यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। यह वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन था ही बांध विरोधी आंदोलन भी था। तो अगर बात करें कि जो है 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन जो है कहाँ था? दक्षिणी गोलार्ध में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के जो फ्रैंकलिन नदी थी इस पे हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया की फ्रैंकलिन नदी में 1980 के दशक में पहला बांध विरोधी आंदोलन जो है हुआ था। ये जो है ये वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला भी आंदोलन था, यानी कि वनों को बचाने का भी आंदोलन था। यहाँ से ये पॉइंट मैं बताते जा रही हूँ वो आप उठाते जाएं। इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस जैसे कुछ जो है रिसोर्सेज का दोहन करती हैं बहुत सारी कंपनियां, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है कि फिलीपींस की एक कंपनी है, तो इसने क्या किया था कि ये फिलीपींस में क्या है कि जो प्राकृतिक माइनिंग हो रही थी, एक माइनिंग कंपनी थी। कौन सी? ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, ये कंपनी थी। तो ये वहाँ पर माइनिंग करने के लिए पहुँची और इसका जो है फिलीपींस देश था उसके देशवासियों ने और उस देश के कई समूहों और संगठनों ने मिलकर के विरोध किया, और इस कंपनी का विरोध जो है इसके अपने देश ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था। तो ये सारी बातें जो हैं कौन सी हैं? वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन कहाँ की कंपनी थी? ये ऑस्ट्रेलियाई कंपनी थी। यहाँ पर ये जो है माइनिंग करने के लिए गई थी और इसका कहाँ? फिलीपींस में गई थी और फिलीपींस के लोगों ने इसका विरोध किया था। तो ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन फिलीपींस में जो है माइनिंग करने के लिए गई थी और इसका विरोध हुआ था। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ से बनेगा। आगे देखेंगे, पश्चिम एशिया खासकर खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। जो पश्चिम एशिया है ये खासकर और पश्चिम एशिया में जो खासकर खाड़ी क्षेत्र हैं, खाड़ी के देश हैं, ये क्या होते हैं कि ये कुल तेल उत्पादन का 30% जो है मुहैया कराता है। जितना तेल उत्पादन होता है पूरे विश्व में, तो 30% जो है यहाँ से होता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का क्या है 64% हिस्सा यहाँ मौजूद है। तो जितना विश्व का तेल भंडार है जो नॉलेज में है, ज्ञात तेल भंडार यानी कि नॉलेज में
है अभी तक, जो छुपा हुआ है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, तो उसका 64% जो है इस हिस्से में है, यानी कि इन खाड़ी क्षेत्र में है। और इस कारण यही इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। सऊदी अरब के पास जो है विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 है, यानी कि जो है ये सबसे ये नंबर 1 पर है। जो सऊदी अरब है तेल भंडार जो ज्ञातव्य है, अभी ज्ञान में है, नॉलेज में है, उस तेल भंडार में सबसे नंबर 1 पे है। और सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा जो है तेल उत्पादक देश है। इराक का जो है ज्ञात तेल, यानी कि जिसको अभी नॉलेज में जो है, वो सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। तो इराक जो है कितना दूसरे नंबर पर है। तो एक यहाँ से ये पॉइंट बनेगा कि जो सऊदी अरब है ये विश्व में सबसे बड़ा है तेल उत्पादक, और जो इराक क्या है, ये भी दूसरे नंबर पर है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलेंगे। आगे देखेंगे 1950 और 60 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष। इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच संघर्ष हुआ था, और किस कारण हुआ था? जो जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। तो इसमें क्या हुआ था कि इस संघर्ष में प्रत्येक देश ने जो है जॉर्डन और यारमुक नदी थी उसका बहाव जो है अपने अपने देश की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी। और ये जो है जो पानी पर विवाद होते हैं, पानी पर विवाद जो होते हैं, तो ये एग्ज़ाम में पक्का आते हैं। जो नदी विवाद होते हैं तो ये एग्ज़ाम्स में पक्का पूछे जाते हैं। तो जो इजराइल, जो जॉर्डन और यारमुक नदी है उसमें कौन कौन देश संघर्ष में शामिल थे, यानी कि पानी विवाद में, जल विवाद में, नदी विवाद में? तो इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन शामिल थे। और इजराइल, सीरिया, जॉर्डन किन किन नदी में जो है, नदी के पानी में किन नदियों के पानी के विवाद में शामिल हैं? तो जॉर्डन और यारमुक। तो ये दोनों यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से दोनों निकलेंगे। आगे है कि तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर एक दूसरे से छनी हुई है। यहाँ भी विवाद है, किसके बीच में है? तुर्की, सीरिया और इराक के बीच में। और कौन सी नदी है? फरात नदी है। तो तुर्की, सीरिया और इराक के बीच में फरात नदी पर विवाद है, जल विवाद है। तो ये जल विवाद से संबंधित हो गए हैं। जैसे कि भारत और बांग्लादेश में तीस्ता नदी जो है जल विवाद का कारण है। ऐसी जो नदियों पर विवाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोट डाउन पक्का करेंगे। आगे जो है मूल निवासी, यानी कि जिनको भारत में आदिवासी बोला जाता है और जनजाति बोला जाता है, तो ये इनकी बात यहाँ हो रही है। तो फिलीपींस में कोर्डिलेरा क्षेत्र है, वहाँ पर कितने हैं? 20 लाख मूल निवासी लोग रहते हैं। तो चिले में मापुसे नामक मूल निवासी की संख्या 10 लाख है। तो ये भी है कि मापुसे नामक जो है ये मूल निवासी हैं, इनकी जनसंख्या कितनी है? इनकी संख्या जो है 10 लाख है। और फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूल निवासी रहते हैं। भारत में मूल निवासियों की संख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या का 8% है भारत में। इनको भारत में आदिवासी भी कहा जाता है और जनजाति भी कहा जाता है। और जो ये मूल निवासी होते कौन है? मूल निवासी किसी देश के जो है निवासी होते हैं, वो जो है मतलब वो शुरुआत से या बहुत लंबे अरसे से उस ज़मीन पे रहते आ रहे थे। और फिर क्या होता है कि उस क्षेत्र में कुछ बाहर के क्षेत्रीय या दूसरे समूह के लोग उस क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर रहने लग जाते हैं और चीज़ों पे, रिसोर्स पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। और फिर जो ये मूल निवासी होते हैं तो इनकी जो अधिकार हैं, इनके हित की रक्षा के लिए 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। और जो ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल है, इसके अलावा ये जो आदिवासी हितों से, अधिकारों से सरोकार रखने वाली जो है 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया है। तो जो आदिवासी के हितों और अधिकारों से
संबंध रखने वाले जो 10 अन्य स्वयंसेवी संगठन हैं उनको भी ये दर्जा दिया गया है। और ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल 1975 में गठित की जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस यानी कि आदिवासी लोग, पीपल मतलब लोग, तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन होता है। यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जिनको मैंने यहाँ पे रखा है। तो 1970 के दशक में क्या होता है कि सबसे बड़ी विपदाओं में एक थी अनावृष्टि और यानी कि सूखा, और इस कारण देश की उपजाऊ ज़मीन बंजर हो गई। तो बंजर हो गई, वहाँ दरारें पड़ गईं। कहाँ की बात है? अफ्रीका की बात है, 1970 के दशक की बात है। और जो पर्यावरणीय शरणार्थी जैसा अटपटा शब्द इसी घटना के बाद प्रचलित हुआ। इस घटना के पहले जो है क्या है, ये शब्द प्रचलन में नहीं था, क्योंकि जब 5 देशों की उपजाऊ ज़मीन बंजर हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास कुछ संसाधन नहीं बचते हैं रहने खाने जीविकोपार्जन के लिए, वहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है रहने के लिए। तो ये अपने अपने देशों को छोड़ करके आसपास के देशों में जो है, जो अगल बगल के देश होते हैं, वहाँ पर जा कर के ये अपना रहने लगते हैं, वहाँ पर उनकी सीमाओं में जा कर के ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनको जो है पर्यावरणीय शरणार्थी कहा गया। और ये शब्द जो है पहली बार 1970 के दशक में जो अफ्रीका में सूखा पड़ा था उसके बाद ये शब्द जो है प्रचलन में आया, उससे पहले नहीं था। तो ये देख लेंगे कि पर्यावरणीय शरणार्थी शब्द कब प्रचलन में आया। तो जो अफ्रीका में 1970 के दशक में सूखा पड़ा था उसमें आया। तो देखो क्या है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो आप सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अगर आप हाईलाइट कर लेंगे, नोट्स में थोड़ा लिख लेंगे, तो वो आपके माइंड में जो है बैठ जाएगा। और माइंड में बैठ जाएगा, जैसे ही ऑप्शन आएगा वैसे आप टिक कर लेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ने का यही तरीका है कि जितने भी हाई पॉइंट हैं, जो भी फैक्ट दिया गया है, सभी को उठा करके लिखेंगे, लिखते ही आपको याद हो जाएंगे। और वहाँ आपको कोई लिखना तो है नहीं, सिर्फ टिक करना है। तो जो ऑप्शन आए उसको आप टिक कर दीजिए। ऐसे यहाँ पर दिया गया है जो अंटार्कटिक महादेशी इलाका है, ये क्या है, 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। तो जिसके जितने निर्जन क्षेत्र हैं तो 26% हिस्सा इसी में आता है। और जो स्थलीय हिम का 90% हिस्सा, धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इसी महादेश में मौजूद है। अंटार्कटिक महादेश का 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है। तो ये सब बातें इसकी जो है नॉलेज की हो गई। और इसको आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, या आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये सब जो है आप पढ़ सकते हैं। कुछ जो है जो फैक्ट देखते हैं, तो फैक्ट में क्या है कि ये जो इलाका है विश्व के सबसे सुदूर ठंडे और झंझावाती महादेश अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है, ये भी एक मुद्दा है इसमें। तो किसका स्वामित्व है इसमें, इसके बारे में 2 दावे किए जाते हैं। तो एक दावा तो क्या है कि जैसे कुछ देश जो होते हैं, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन्होंने जो है क्या किया है कि अंटार्कटिक क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया है। लेकिन जो अधिकांश देश हैं, इनके अलावा जो और देश हैं, इनका रुख उल्टा है। ये कहते हैं कि अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की साझी, जो विश्व की साझी संपदा है, यानी कि पूरे विश्व की संपदा है। इस पर किसी देश का अधिकार, किसी एक देश का या कुछ देशों का अधिकार नहीं हो सकता है। ये विश्व की साझी संपदा है। तो जो है, और किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है, यानी कि किसी देश की संपत्ति नहीं है। ये सब इसके बारे में कुछ मेन चीज़ें हैं, बाकी आप इसको रीड कर लेंगे। और जो अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ये पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनके लिए खास तौर पे जो है पर्यावरण सुरक्षा संबंधी नियम बनाए गए हैं, क्योंकि इनका जो है जलवायु के संरक्षण में बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। और 1959 के बाद इस इलाके में गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट, पर्यटन तक सीमित रही हैं। तो यहाँ पर जो गतिविधियाँ थी, कहाँ तक, ये अनुसंधान यहाँ पर बहुत होते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान,
मत्स्य आखेट पर्यटन तक सीमित रहीं, लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। तो यानी कि इतनी कम गतिविधियों के बाद भी इनकी गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है। जो अंटार्कटिक प्रदेश है ये विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसके लिए खास जो है ऐसे क्षेत्रों के लिए खास नियम बनाए गए हैं। पर्यावरणीय नियम। इस महादेश की अंदरूनी हिमानी जो परत है ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। तो जो इसकी अंदरूनी हिमानी परत है ये ग्रीन हाउस गैस का जमाव कितना जमाव हुआ है इसका महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है, यानी कि यहीं से सूचनाएं मिलती हैं। साथ ही इसमें लाखों बरस पहले वायुमंडलीय तापमान का पता किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें लाखों बरस पहले वायुमंडलीय तापमान का पता किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और इसके लिए कुछ खास जो है नियम, अलग से नियम बनाए गए हैं। उसके बाद भी कुछ गतिविधियाँ जो हो रही हैं तो उसके कारण यहाँ की इसकी जो पर्यावरणीय गुणवत्ता है उस पर जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो आज ही हमने जो है पर्यावरणीय राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों की जाती है और क्या क्या पर्यावरणीय मुद्दे हैं इन सब पे चर्चा की। और ये टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होगा, कल हम दूसरा टॉपिक लेंगे। और जो भी लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये सारी वीडियोज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि NCERT बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़े बिना आप जो है उस लेवल पे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे आपको करना चाहिए। तो इसको अगर आप पढ़ लेते हैं पूरी तरह से तो आप सक्षम हो जाएंगे हर तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं, कुछ और टॉपिक लेकर के कल आपके सामने आते हैं। धन्यवाद।